हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं एक महान व्यक्तित्व को लेकर, जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हो सकता है आपने इनका नाम कभी ना कभी सुना हो। अगर नहीं सुना तो एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं आपको इनका दे देती हूँ। ये एक ओजस्वी वक्ता हैं, ठीक है। एक बहुत महान राजनीतिज्ञ थे, राजनेता भी थे ये, साथ ही साथ एक शिक्षाविद थे। ये शिक्षाविद यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी महान कार्य करने वाले, राजनीति के क्षेत्र में भी इनका महान योगदान रहा है। तो आइए इनसे थोड़ा और अच्छे से मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की व्याख्या को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये दो शब्द इस महान व्यक्तित्व पुस्तक में हमने लगातार पढ़े हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो मुझे लगता है ये दोनों शब्द ही अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एकता और अखंडता। एकता का मतलब होता है मिलकर रहना, और अखंडता, अखंड का मतलब होता है जिसके कोई खंड ना कर सके, हमें कोई अलग ना कर सके। तो राष्ट्र में कौन सी दो चीजें विशेष रूप से बल दे के कही जाती हैं? राष्ट्र की एकता और अखंडता। कि बलिवेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महान नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ठीक है, बलिवेदी लिखा हुआ है ना, तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तन मन धन से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मतलब उस जो लिस्ट है उसमें इनका नाम हाईएस्ट तरीके से लिया जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक यानी फाउंडर, फादर ऑफ, महान शिक्षाविद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओजस्वी वक्ता, यानी जब बोलते थे तो लोगों को लगता था बस ये बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं और हम सिर्फ सुनते रहें। श्रेष्ठ विचारक यानी कि ग्रेट थिंकर, बहुत भारत के बारे में बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों को आकलन करने वाले और सोचने वाले। प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, यानी देश की राजनीति को भी एक सही दिशा देने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1901 में कोलकाता, बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी, यानी कि एक बंगाली व्यक्ति थे ये, और साथ ही साथ माता का नाम श्रीमती योगमाया देवी था। यानी ये जिस परिवार के थे वो हमने जान लिया। कहाँ जन्म लिया? कोलकाता में। कब जन्म लिया? 6 जुलाई 1901 में इन्होंने जन्म लिया। इन्होंने 1917 में, यानी लगभग, अब 1 में जन्म लिया तो 17 तक लगभग 16-17 साल के ये हो गए, मैट्रिक की परीक्षा तथा 1921 में बीए तथा 23 में लॉ की उपाधि अर्जित की। यानी कि अब यह मैट्रिक मतलब कि 10th 12th तक की एजुकेशन, फिर बीए मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, और फिर 23 में लॉ की उपाधि। लॉ मतलब वकालत से जुड़ी चीज़ें है ना, वकील बनने के लिए आपको लॉ की एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी उपाधि यानी कि डिग्री हासिल इन्होंने कर ली थी। यानी इस जो अभी हमने तुरंत पढ़ा है इसमें हमने उनके जन्म के बारे में देखा, उनकी कुछ विशेषताएं देखी, और साथ ही साथ कौन सी डिग्री तक उन्होंने पढ़ाई की थी, कहाँ तक, वो हमने यहाँ पर जान लिया। वे उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए, लॉ तक की डिग्री तो हमने देख लिया, अब उससे आगे की डिग्री के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए, और सन 1927 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। बैरिस्टर यानी कि जज, ऑर्डर, तो जज बन के ये वापस लौटे, स्वदेश लौटे, यानी अपने देश में वापस लौटे। इनके पिता एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, विद्वान तो थे, साथ में प्रतिष्ठित मतलब पॉपुलर थे, सब उन्हें जानते थे, मानते थे, ऐसे विद्वान थे इनके पिता आशुतोष मुखर्जी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की। यानी जैसे पापा थे फेमस और बुद्धिमान, वैसे ही इस बेटे ने भी वैसा ही काम किया कि फेमस भी होना है और बुद्धिमान भी बने रहना है। तो दोनों ही चीज़ें सेम पापा जैसी इन्होंने भी हासिल कर ली थी। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में, 33 यानी कि 33,
कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। कुलपति का मतलब क्या होता है? चांसलर, वाइस चांसलर, चांसलर ये सुने होंगे आपने। यूनिवर्सिटी का सबसे मेन पोस्ट होता है ये। यूनिवर्सिटी यानी जो विश्वविद्यालय होता है, एक होता है विद्यालय यानी कि स्कूल, फिर होता है महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, और फिर होता है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। बहुत सारे कॉलेज उसके अंडर में होते हैं। और वहाँ के कुलपति यानी वहाँ का हाईएस्ट पोस्ट। इस पद पर रहते हुए इन्होंने पहला काम यह किया कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षा क्रम, जो वहाँ का टीचिंग का तरीका था, उसमें बांग्ला भाषा को माध्यम बना दिया और बांग्ला, हिंदी, उर्दू के ऑनर्स की परीक्षाएं भी निर्धारित कर दी। यानी जो बच्चे वहाँ पर बांग्ला पढ़ना चाहते थे उनके लिए बांग्ला ऑनर्स था, जो हिंदी पढ़ना चाहते थे वो हिंदी ऑनर्स पढ़ सकते थे, साहित्य पढ़ सकते थे, और जो उर्दू पढ़ना चाहते थे तो वो उर्दू ऑनर्स या उर्दू साहित्य को भी पढ़ सकते थे। तो ये फैसिलिटी इन्होंने कब दी वहाँ पर? जब ये खुद वहाँ पर कुलपति यानी कि चांसलर बन गए थे। ठीक है, ये काम इन्होंने किया और ये काम बहुत अच्छा साबित हुआ इनका। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक शुरुआत इन्होंने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर दी थी। 1936 में उन्होंने आग्रह पूर्वक श्री रविंद्रनाथ टैगोर से बांग्ला में दीक्षांत भाषण करवाया, जो कि पूर्णतः नवीन और उचित था। अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और वे स्वयं बंगाली थे, यानी कि बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत महान देशभक्त व्यक्ति थे, जिनके बारे में हम पूरा का पूरा एक पाठ पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया? दीक्षांत भाषण, दीक्षांत समारोह देखा है आपने? जब डिग्री कंप्लीट होती है तब फिर वो कैप हैट देते हैं, कैप्रिन देते हैं ब्लैक कलर का, और फिर हैट देते हैं, डिग्री रोल अप करके देते हैं। तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में या कहीं पर इस दीक्षांत समारोह के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो 1936 में जब भी वो उस कॉलेज का दीक्षांत समारोह होना था, सभी लोगों को डिग्री मिलनी थी, तो वहाँ पर किसे इनवाइट किया? श्री रविंद्रनाथ टैगोर को इनवाइट किया। और वहाँ पर क्या करा उन्होंने? उनसे जो भाषण बुलवाया, उसमें भाषण में पूर्णतया नवीन और उचित था। यंगस्टर्स को यानी कि नव युवकों को संबोधित करते हुए वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बढ़िया भाषण दिया, जो लोगों के लिए नवीन मतलब वैसा कुछ कभी लोगों ने सुना भी नहीं था, और उचित मतलब जिसकी जानकारी होना उनको बहुत आवश्यक था। एक पंथ दो काज किए उन्होंने, इस प्रकार दो काम किए। ठीक है, अब उससे क्या हुआ वो देखिए। राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर राष्ट्र की सेवा हेतु उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। अब राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा तो नवयुवकों को दे दी, खुद भी प्रेरित हो गए, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ साथ राजनीति में भी थोड़ा थोड़ा ये आने लगे। डॉक्टर मुखर्जी प्रगतिशील विचारों के पोषक थे। प्रगतिशील विचार क्या होते हैं? जो हमेशा कुछ नया नया सोचते रहें अपनी दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लिए। उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव यानी कि नए ख्याल रहते हैं। ऐसा करके देखें, ऐसा करके देखते हैं, ऐसा किया तो सफल हो गया। तो ये प्रयोगवादी जो नज़रिया होता है ना, वो प्रगतिशील बन जाता है। मतलब हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ समाज में रहना। तो प्रगतिशील विचारकों के पोषक थे ये। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। कृषक प्रजा पार्टी क्या होती है? कृषक किसे कहते हैं? किसानों को कहते हैं। भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो कृषक यानी किसानों की उन्होंने एक प्रजा पार्टी यानी किसानों की एक टीम बना ली। ठीक है, और उस टीम को किसके साथ मिला लिया? प्रगतिशील गठबंधन के साथ। यानी प्रगतिशील वाला जो विचारकों वाला जो मंच था, दोनों आपस में मिल गए। यानी किसान मिल गए जो कि हमारे अन्नदाता थे, और जो थॉट प्रोसेस वाले लोग थे, विचारक थे, वो भी मिल गए। अब जब दो अच्छे लोग मिलेंगे तो क्या होगा? एक नए विकास की बात होगी। इसी समय वे वीर सावरकर के प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित होकर हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए। अभी आपको याद होगा, इस पाठ के पहले जिसका पाठ हमने पढ़ा था वो वीर सावरकर थे, वीर दामोदर सावरकर पढ़ा ना हमने। तो उनके विचारों से भी ये प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनसे प्रभावित थे। अब उन्होंने क्या किया? हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए। सभी जो हिंदुओं का एक ग्रुप बना हुआ था ये उसमें शामिल हो गए। मुस्लिम लीग की नीतियों के कारण बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, कई बार ऐसा होता है कि आपसी मतभेद के कारण हिंदू मुसलमानों में काफ़ी सारे विवाद उस समय चल रहे थे।
ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगी थी। ब्रिटिश सरकार को तो मजा आ रहा था, भाई एक ही देश में रहने वाले लोग हिंदू और मुसलमान दो भागों में बट गए तो शक्ति क्या हो गई, बट गई। जो हमारी एकता थी वो बट गई, दो भागों में बट गई। तो अब इस देश का विभाजन अवश्यंभावी प्रतीत होने लगा। मतलब अब लगने लगा था कि पूरा का पूरा देश दो भागों में बट जाएगा, पूरे हिंदू एक तरफ, पूरे मुस्लिम एक तरफ। जबकि रहते हम सब भारत में थे, होने हम भारतवासी चाहिए थे, लेकिन हम किस में बट गए, हिंदू और मुस्लिम में बट गए। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करके ब्रिटिश सरकार को इस नीति का पालन करने पर विवश कर दिया कि विभाजन का आधार जनसंख्या है। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत सारी आबादी के कारण विभाजन अगर आप कर रहे हैं तो ये सब इस तरीके का ना करके आप जनसंख्या के आधार पर विभाजन कीजिए। परिणामतः पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल भारत का हो गया। यानी इस तरीके से डिवाइडेशन हमारा जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया। डॉक्टर मुखर्जी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील व्यक्ति यानी सेंसिटिव, जिसे बहुत चीज़ें फील होती थी, दिल ही दिल में वो चीज़ों को महसूस करते थे, उनके बारे में टेंशन लेते थे, परेशान होते थे। तो ऐसा व्यक्ति संवेदनशील कहलाता है। वर्ष 1943 में बांग्ला दुर्भिक्ष की चपेट में आ गया, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की कुत्सित नीतियां थीं। ब्रिटिश सरकार की जो बुरे रिवाज थे, बुरे रूल्स थे, वो जो चाह रहे थे डिवाइड एंड रूल, उसके कारण जो पूरा का पूरा बंगाल है वो उलझन में आ गया। इस दुर्भिक्ष के समय राहत कार्यों में डॉक्टर मुखर्जी का संगठन कौशल जीवंत हो उठा। यानी दुर्भिक्ष यानी एक महामारी भी वहाँ पर आ गई थी, बहुत लोग परेशान हो रहे थे वहाँ पर। तो उस समय किसका संगठन, किसकी टीम सामने आई लोगों के बचाव कार्य के लिए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिससे लाखों लोगों के प्राणों की रक्षा हो सकी। जो टीम ने बचाव कार्य किया उससे लाखों लोग उस दुर्भिक्ष से बचकर स्वास्थ्य लाभ ले सके, वो लोग अपनी हेल्थ के लिए सुरक्षित हो पाए। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जो कैबिनेट बना पॉलिटिक्स का, राजनीति का, उसमें वो पहली बार महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आयरन मैन कहलाते हैं, उनके कहने पर वो शामिल हो गए। उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। उद्योग मंत्रालय क्या होता है? जो कि भारत में जो भी उद्योग चलते हैं, जो फैक्ट्रीज, कंपनीज चलती हैं, कारखाने चलते हैं, उनका भी एक मिनिस्ट्री होती है। तो ये उद्योग मंत्रालय में मंत्री बन गए। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वे मंत्री तो बन गए, किंतु राष्ट्रवादी चिंतन के चलते उनका मतभेद अन्य नेताओं से बना रहा। अन्य नेता क्या चाहते थे? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी आप तो अपना देखिए, भ्रष्टाचार करिए, पैसा कमाइए, आपको लोगों से क्या करना है। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो किसके बारे में सोचते थे? स्वयं से पहले वो लोगों के बारे में सोचते थे, अपने भारत के बारे में सोचते थे। इसलिए इनके वो नेता जो कि करप्टेड थे, भ्रष्टाचार करना चाहते थे, उनसे इनकी पटती नहीं थी। तो उनके बीच में क्या हो गया? दो जो नेता थे उनके बीच में मतभेद हो गए। मतलब दोनों के बीच में बातचीत मतलब उतना बन नहीं रही थी दोनों की। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनके सामने सबसे मेन लक्ष्य क्या था? राष्ट्र का हित। लेकिन जो दूसरे नेता थे उनके सामने था स्वयं का हित। तो इस कारण उनकी आपस में बनती नहीं थी। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। भाई जब इन्हें लगने लगा कि यहाँ तो सब करप्शन है, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो इन्हें वहाँ काम करना नहीं पसंद आया। तो उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र यानी कि रिज़ाइन कर दिया, रेजिग्नेशन अपना दे दिया। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया। यानी उन्होंने एक टीम बनाई 1951 में। उसके बाद ये पॉलिटिकली पार्टीज में आगे आने के लिए काम करने लगे, जिसके संस्थापक अध्यक्ष का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। क्योंकि इन्होंने ही बनाई थी, तो उसके जो फाउंडर या फादर आप कह सकते हैं वो ये स्वयं थे। तो भारतीय जनसंघ का गठन जो इन्होंने किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
डॉक्टर मुखर्जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना जनसंघ की स्थापना के 2 वर्ष बाद करना पड़ा। यानी इनकी जो जनसंघ स्थापित किया वो बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद वहाँ पर बहुत सारी उलझनें होने लगी। जम्मू कश्मीर में उस समय की अलगाववादी प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा। जम्मू कश्मीर में उस समय काफ़ी दंगे चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अभी तो वो वहाँ पर वो जो हमारी धारा है वो सब ख़त्म हो गई है, तो अब तो बढ़िया जम्मू कश्मीर हमारा है। लेकिन ये उस समय की बात है जब वहाँ पर बहुत सारा हिंदू मुसलमान कश्मीरी पंडितों वाला ये दंगे फसाद झंझट आदि होते रहते थे। तो वहां पर जो राष्ट्रीय मानस है वो विक्षुब्ध हो उठा, दंगे लड़ाई झगड़े ये सब चीजें हो रही थी। इस समय डॉक्टर मुखर्जी ने प्रजा परिषद के सत्याग्रह का पूर्ण समर्थन किया कि मतलब लोगों के हित में काम होना चाहिए, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। अब कश्मीर हमारा हुआ है, तब कश्मीर का एक अलग ही वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस चला करते थे और कश्मीर भारत से अलग माना जाता था। वो भारत का ही हिस्सा था, भारत में ही था, लेकिन फिर भी वहाँ एक अलग ही नियम कायदे कानून चला करते थे। इस समय तक जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग हुआ करता था, वहाँ की गवर्नमेंट अलग, कार्य करने का तरीका अलग, और तो और झंडा यानी कि जो फ्लैग पूरे भारत का एक था वो जम्मू कश्मीर का उस समय अलग हुआ करता था। उनका अलग ही संविधान था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अलग ही रीति रिवाज चलते थे वहाँ पर। और वहाँ का मुख्यमंत्री वहाँ का प्रधानमंत्री कहलाता था, यानी जो वहाँ पर सीएम थे वही वहाँ के पीएम बराबर दर्जा रखते थे। जबकि पूरे भारत का मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही होता था, जिसका डॉक्टर मुखर्जी ने प्रबल विरोध किया कि जब तुम भारत का ही हिस्सा हो, भारत में ही तुम्हारा बसे हुए हो, तो फिर ये अलग अलग का काम क्यों, अलग झंडा, अलग मंत्री, अलग संविधान का ये सब नाटक क्यों। इसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया। अच्छी बात यह है कि आप बच्चों ने देखा कि अभी जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से अब कश्मीर पूरी तरह हमारा हुआ है। तो ये बदलाव भी आपने यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने वास्तव वाला भी देखा है। संसद में 26 जून 1952 को अपने ऐतिहासिक भाषण में, ऐतिहासिक मतलब इतिहास में वो भाषण प्रसिद्ध हो गया, डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 जो कि अभी अभी समाप्त हुई है ना, मोदी गवर्नमेंट ने जिसको समाप्त किया है, ये उस समय लगी हुई थी, इसको समाप्त करने की जोरदार वकालत की। यानी ये कब से कब, 1952 से वो मांग चल रही थी कि कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाइए, अलगाववादी ये जो अलग अलग चल रहा है, अलग झंडा, अलग संविधान, अलग मंत्री प्रधानमंत्री, ये सब खत्म करके कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाइए। ये मुहिम कब से चल रही है, 1952 से, और ख़त्म कब हुई है, अभी पिछले साल और पिछले साल के पिछले साल, यानी कि अभी 22-23 में उसको समाप्त किया गया है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में भारत सरकार और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया। मई 1953 में परमिट व्यवस्था को नकारते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में वे प्रविष्ट हुए। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश होने के लिए एक परमिट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उसको व्यवस्था को ख़त्म करते हुए कि भाई क्यों, आप हमारे देश में हो, भारत का ही आप एक हिस्सा हो, आपके देश में आने के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता, सॉरी आपके स्टेट में आने के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता क्यों है। तो ये बिना परमिशन के वहाँ पर पहुँच गए। इसी के कारण उन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन उस समय वहाँ का कानून बुलंद था तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी जेल में इस महान राष्ट्र चिंतक का 23 जून 1953 को देहावसान हो गया। यानी उसी जेल में वहाँ पर जबरन घुसने के कारण, बिना परमिट के घुसने के कारण इनको अपने ही देश में ये इनके साथ ये समस्या हुई थी, और इनको जब वहाँ के लिए गिरफ्तार किया, इसे जुर्म माना गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो जिस जेल में ये रखे गए उसी जेल में इनका 1953 में 23 जून को देहांत हो गया। यानी देश का एक उभरता हुआ सितारा जो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए वचनबद्ध था, उसका निधन हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान का समाचार पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। जंगल की आग की तरह फैलना एक मुहावरा होता है। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि जंगल में कोई ब्रेकेज नहीं होता, पेड़ 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 पेड़, पौधे पौधे पौधे, तो वो सूखी लकड़ियों में आग लगती जाती है, और जंगल तो कितने विशाल होते हैं, कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, तो आग भी उसी स्पीड से बढ़ती जाती है, चारों तरफ फैलती जाती है।
तो जंगल की आग की तरह फैलना एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब तेजी से कोई चीज स्प्रेड होने के लिए। जिसकी चतुर्दिक तीखी प्रतिक्रिया हुई, सब जगह तीखी प्रतिक्रिया हुई कि वो एक अच्छा काम कर रहे थे, कश्मीर को मिलाने का काम कर रहे थे, और ऐसे में उनका विरोध किया गया और ये सब उनके साथ परिणाम हुआ है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की तात्कालीन सरकार को अपदस्थ किया गया, यानी जो वहां पर उस समय जो तात्कालीन गवर्नमेंट के मेन मंत्री वगैरह थे उनको वहां से पद से हटा दिया गया। अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग झंडे का प्रावधान निरस्त हो गया, यानी जो वहां पर अलग झंडा चलता था, अलग संविधान चलता था, उसका प्रावधान निरस्त कर दिया गया, यानी वो सब कैंसिल कर दिया गया। उनके निधन पर हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी कवि थे हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बहुत ही महान कवि हैं ये भी एक। इन्होंने क्या पंक्तियां कही? विराट पुरुष प्रस्थान कर गया। विराट पुरुष किसको कहा गया? विराट पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा है। प्रस्थान कर गया यानी स्वर्गलोक, देवलोक की ओर प्रस्थान कर गया। महान प्रतिभा का सूर्यास्त हो गया। ये एक महान प्रतिभा थी और उनका क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया, यानी सूर्य की तरह चमकने वाला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सूर्यास्त हो गया। तो ऐसी महान पंक्तियां यहाँ पर उनके लिए प्रयोग की गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व और कृतित्व अनंत काल तक, यानी जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक भारतीय जनमानस को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। यानी देखिए 1952 में उनका देहांत हुआ था, लेकिन आज हम 2023 में भी उनके पाठ को उसी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन जो आपके पीछे पीछे अभी चली आ रही है वो भी इस पाठ को इसी आदर और श्रद्धा के साथ निश्चित रूप से अपने साहित्य में पढ़ेंगी। तो ये जनमानस को इनका पाठ जो है, इनके कर्म जो हैं, इनके जो सदकर्म हैं, वो हमेशा भारतवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को एक बार हमारा दिल से हैट्स ऑफ है कि ऐसे व्यक्तित्व की वजह से आज मैं और आप यहाँ पर स्वतंत्र भारत में खड़े हैं, सांस ले रहे हैं और स्वच्छंदता के साथ अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ये जो आज़ादी है ये भाई बहुत संभाल के रखने की चीज़ है। ठीक है, एक आज़ादी पर बड़ा ही प्यारा गाना बना हुआ है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि ये आज़ादी जो है बड़ी मुश्किल में मिली है, इसको भाई संभाल के रखो। साबरमती के संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। आज़ादी से रिलेटेड अगर कोई भी और आपको देशभक्ति की दिमाग में जो आपके जहन में आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, या फिर एक और गाना है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो भी एक गीत है बड़ा प्यारा सा, तो उसको भी ज़रा कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए फटाफट कि वो गीत क्या था। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए जो वचनबद्ध है वो अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहा है। बस आपको भी ज़रूरत है अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और ईमानदार रहने की। तो खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। मैग्नेट ब्रेन्स में यहाँ पर आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैक आपको खरीदने के लिए नहीं कहा जाता है। किसी भी प्रकार के वीडियो का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो बढ़िया ध्यान से पढ़िए, मज़े लीजिए और अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो सिर्फ न केवल आपकी कक्षा बल्कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड्स वगैरह और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो बस अपने काम का, अपने विषय का वीडियो खोजिए और देख डालिए उसको। लाइक, कमेंट और शेयर तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के लिए भी आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे पाई जाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर एक लिंक दी गई है, फटाफट से उस पर कर दीजिए क्लिक। गूगल फॉर्म खुलेगा, फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फॉर्म आएगा हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुँच जाएंगी आपके पास। तो सब कुछ बहुत आसान और क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा उलझा हुआ, परेशान करने जैसा नहीं है। तो बढ़िया इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए और अपने जीवन को महान बनाइए। अपना रखिए खास ख्याल। मिलते हैं एमसीक्यूज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।